everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to most important topic series for CSIR नेट लाइफ साइंस। तो अभी हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिंक रिएक्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक का हमारा ओवरव्यू, हमने क्या पढ़ लिया है और कितना अभी हमें आगे पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने पढ़ लिए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिंक रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं कि लिंक रिएक्शन कहाँ होती है और कब होती है। तो ये हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर है, और ये सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि अब जो लिंक रिएक्शन होने वाली है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो सबसे पहले साइटोसोल में आता है ग्लूकोज, साइटोसोल में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को किया जाता है ब्रेक डाउन इन द पायरुवेट, पायरुवेट की फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये साइटोसोल में होती है। इस प्रोसेस के दौरान यहाँ 2 NADH बनते हैं और 2 बनती हैं ATP, और वो ATP बनती हैं SLP से। इसके बाद पायरुवेट जो होता है, यहाँ ये पायरुवेट 3 कार्बन का बना हुआ एक एसिड है, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिलते हैं। अब ये पायरुवेट जो मिला है अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। कंडीशन ये है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो अब ये पायरुवेट जो होता है ये अंदर एंट्री कर जाता है। जैसे ये अंदर एंट्री करता है पायरुवेट, ये पायरुवेट जो है अंदर एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां आने के बाद पायरुवेट करता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन होती है जिसमें बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन का बना हुआ है, जबकि ये 3 कार्बन का होता है। तो मतलब यहाँ एक CO2 भी निकलती है, यहाँ पर एक ये CO2 भी निकलती है, और फिर ये सेल के अंदर आ जाती है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये करता है क्रेब साइकिल, ये करवाता है क्रेब साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। इस TCA साइकिल के दौरान 2 CO2 निकलती हैं, 2 CO2 यहाँ रिलीज हो जाती हैं, और फिर ये CO2 भी सेल में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएंगी। और क्या होता है TCA साइकिल में, और यहाँ 3 NADH बनते हैं, 3 NADH होते हैं, और एक बनता है FADH2, एक होता है FADH2। ठीक है, तो ये सब बना है। तो पायरुवेट में 3 कार्बन हैं, एक यहाँ निकला है और 2 यहाँ निकले हैं। तो मतलब पायरुवेट का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्रेब साइकिल में जाकर पूरा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है कि पायरुवेट का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पर हुआ है, TCA साइकिल में हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पायरुवेट ने किया है पहले लिंक रिएक्शन, फिर बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर ये जाता है TCA साइकिल में और एक TCA साइकिल को रन करता है, जिस दौरान 3 NADH बनते हैं, 1 FADH2 बनता है। अब ये 3 NADH, ये एक FADH2, और यहाँ पर भी एक NADH बनता है, यहाँ पर भी एक पायरुवेट से एक NADH बनता है। तो ये NADH है, ये FADH2 है, और ये NADH है, और ये वाला NADH भी। ये सब जो हैं यहाँ एक प्रोसेस को करते हैं जिसे बोलते हैं ETS। तो ये NADH जो हैं सारे, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ कुछ जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है, इसमें यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स को दे देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं फिर NAD पॉजिटिव में, NAD पॉजिटिव में। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गए हैं, इन इलेक्ट्रॉन के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे आगे जाते हैं, फिर इसके पास जाते हैं, फिर इसके पास जाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं, इस दौरान ही यहाँ पर जो H पॉजिटिव होते हैं, मैट्रिक्स में जो H पॉजिटिव हैं, वो इस मेम्ब्रेन के जो स्पेस है बीच में यहाँ चले जाते हैं।
तो एक टाइम के बाद यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई हो जाती है। फिर जब वो हाई से लो की साइड मूव करते हैं तो इनको मूव करवाता है यहाँ एक पार्टिकल है जिसको F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो ये H पॉजिटिव जब यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लोअर की साइड जाते हैं तो इनका जो ग्रेडियंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब वो यहाँ से निकलते हैं तो जब उनका ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो ये F1 जो है एक ADP लेकर प्लस एक PI लेकर इसको कन्वर्ट कर देता है ATP में, इसको कन्वर्ट कर देता है ATP में। तो इस तरीके से यहाँ ATP जनरेट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है। आज बारी है कि पायरुवेट अंदर कैसे आता है, ये भी हम देखेंगे। पायरुवेट बन तो गया है लेकिन ये अंदर कैसे आता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। साथ साथ पायरुवेट ने कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया है ये हम पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन में और क्या होता है, कितने एंजाइम्स होते हैं, सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लिंक रिएक्शन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लिंक रिएक्शन। इससे पहले आपको ये चीज़ें सोल्व करनी है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो चीज़ें आपको क्लियर है, फिर आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। NADH जो है वो ऑक्सीडाइज कहाँ होते हैं, अभी हमने देखा इस डायग्राम में कि ये जो NADH है इनका ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट कर दिए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जितने भी NADH यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, वो सब कहाँ ऑक्सीडाइज होते हैं, जब ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उस दौरान ये NADH ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान NADH का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है पायरुवेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन। तो पायरुवेट जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कब होता है, ये होता है TCA साइकिल में, और ऐसा भी लिख सकते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वहां पर पायरुवेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब पायरुवेट के पास जितने भी कार्बन हैं वो CO2 में की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। लोकेशन ऑफ लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, एग्जैक्टली इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ये दोनों ही प्रोसेस मैट्रिक्स में होती हैं, जबकि ETS कहाँ होता है। लोकेशन ऑफ ETS क्या लिखेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है ETS, या फिर इसको ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसका तो आपको पता होगा, साइटोसोल, साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट गिव 3 CO2 इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो पायरुवेट है वो 3 CO2 देता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, यस और नो, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और कहाँ देता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया में, एक लिंक रिएक्शन में और 2 क्रेब्स साइकिल में। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लेकिन इस पूरे डायग्राम में ये तो हमने देखा ही नहीं कि ऑक्सीजन की कहाँ रिक्वायरमेंट है। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो लास्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ होता है ऑक्सीजन जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाता है H2O। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है कि उसमें H2O भी बनते हैं, तो वो कब बनते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाकर जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है उस दौरान यहाँ H2O बनता है। तो यहाँ पर ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपने अगर कर ली हैं, समझ आ गया है, तो अब हम करते हैं लिंक रिएक्शन को। तो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 1 में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप नंबर 1 था ग्लाइकोलिसिस, स्टेप नंबर 2 है लिंक रिएक्शन। तो सबसे पहले बात, लिंक रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि ये लिंक करती है किस किस को, ग्लाइकोलिसिस को एंड क्रेब्स साइकिल को। ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट बना है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता इनटू द क्रेब्स साइकिल, इसलिए उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ लिंक रिएक्शन, इसीलिए लिंक रिएक्शन इसका नाम रखा है क्योंकि ये लिंक करती है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। ओके, इसका एक और नाम होता है गेटवे ऑफ TCA साइकिल। गेटवे का मतलब होता है बिल्कुल गेट पर, जैसे कि देखो हमने ये रिएक्शन देखी है यहाँ,
TCA साइकिल जो है उसके बिल्कुल पास में ही होती है पायरुवेट से मतलब लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो गेटवे का मतलब होता है उसके बिल्कुल बाहर, तो गेटवे ऑफ TCA साइकिल या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब ग्लाइकोलिसिस से जब क्रेब्स साइकिल हो रही होती है उस दौरान जो फेज है, ट्रांजिशन फेज जो है, वहां पर जो रिएक्शन होती है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन रिएक्शन, और वो लिंक रिएक्शन का ही दूसरा नाम है। लोकेशन क्या है अभी हम पढ़ के भी आए हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द लोकेशन ऑफ लिंक रिएक्शन। एंजाइम, एग्जैक्टली इसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम PDH भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है? कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक सिंगल एंजाइम नहीं है, इसके अंदर 2-3 एंजाइम होते हैं, तब जाकर ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्रोसेस क्या है? ये इरिवर्सिबल है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ठीक है। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है कुछ स्टेप्स क्या थे, इरिवर्सिबल, मतलब कि एक बार जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद वो फिर से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रिवर्सिबल तो है लेकिन यहाँ लिखना है प्रोसेस होते क्या है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये दोनों प्रोसेस मिलकर ही लिंक रिएक्शन होती है। मतलब लिंक रिएक्शन में पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है फिर ऑक्सीडेशन होता है। नेचर क्या है प्रोसेस का? इरिवर्सिबल है, यहाँ आप लिखिएगा ये इरिवर्सिबल है, ओके। सबस्ट्रेट क्या होता है? पायरुवेट। इस रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है पायरुवेट। प्रोडक्ट में हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 एंड NADH। ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, साथ में CO2 NADH भी निकलता है, सबस्ट्रेट है पायरुवेट। तो आई होप ये बातें समझ आ गई हैं कि लिंक होता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। इसको हम गेटवे ऑफ TCA और ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लोकेशन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? पायरुवेट। प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए, बाय प्रोडक्ट होता है CO2 NADH, और नेचर क्या है प्रोसेस का? इरिवर्सिबल है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। लिंक रिएक्शन में हमने ये सब चीजें देख ली हैं कि कहाँ होता है, क्या होता है। अब होता कैसे है ये इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल वाला पार्ट है और अंदर ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो पायरुवेट बना है साइटोसोल में, जो पायरुवेट बना है, अच्छा ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ ठीक है, विजिबल है। तो पायरुवेट जो बना है साइटोसोल में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, अब ये अंदर जाता है। लेकिन ये अंदर जाता कैसे है? ये अंदर जाता है एक ट्रांसलोकेज की हेल्प से, जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज, और ये एक सिम्पोर्टर होता है। पायरुवेट ट्रांसलोकेज क्या है? एक सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर क्या होते हैं? जो किसी दो कंपाउंड को या फिर दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, उन्हें सिम्पोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट क्या होते हैं? जो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक अगर अंदर जा रहा है तो दूसरा वहीं उसी टाइम पर वहीं से बाहर जाएगा, ठीक है। और यूनिपोर्ट होता है जो कि एक टाइम में एक ही कंपाउंड को मूव करवाता है, या तो अंदर जाए या तो बाहर जाए। लेकिन ये क्या है? सिम्पोर्टर है, मतलब ये दो कंपाउंड को, दो मॉलिक्यूल को साथ में एक ही साइड में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पायरुवेट ट्रांसलोकेज क्या करता है? H पॉजिटिव आयन को भी साथ में यहां मूव करवाता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन जब मूव करता है, इसकी एनर्जी के साथ साथ ही पायरुवेट भी अंदर मूव कर जाता है,
ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी कि पायरुवेट जो बना है साइटोसोल में वो डायरेक्टली ऐसे मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। तो उसको मूव करवाने के लिए एक ट्रांसलोकेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज, और ये एक सिम पोर्टर है जो कि पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ साथ H पॉजिटिव आयन को भी ये साथ में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब जैसे ही पायरुवेट अंदर आता है, अब ये करेगा लिंक रिएक्शन और बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर ये कोएंजाइम ए जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी TCA साइकिल में। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर हमें कोएंजाइम ए को देना पड़ता है और CO2 बाहर निकलता है, साथ में NAD पॉजिटिव देना पड़ता है और ये बना देता है NADH H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डिफ्यूज होता है थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन के हेल्प से अंदर डिफ्यूज होता है। पायरुवेट ट्रांसलोकेज जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है पायरुवेट को इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन सिम्पोर्ट विद H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के साथ में ही ये पायरुवेट को भी अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन, अब ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो कैसे होता है, कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर हमें देना पड़ता है पायरुवेट, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है, और याद रखिएगा मैं अभी बात कर रही हूँ 1 पायरुवेट की। बनते हालांकि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट है, तो चीजों को डबल कर देंगे, फिलहाल एक के लिए देख लेते हैं। तो पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन से बना है और उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहले बनता है एसिटाइल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ ये किसी से भी बाइंड कर सकता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल, ये है एसिटाइल। और यहाँ जैसे ही कोएंजाइम ए भी एक कंपाउंड है, ये एंट्री करता है और यहाँ ये जो लास्ट वाला एंड है इससे बाइंड कर जाता है विद द हेल्प ऑफ सल्फर कोएंजाइम ए। तो अभी तो ये केवल यहाँ तक तो है ये एसिटाइल, लेकिन जैसे ही इससे कोएंजाइम ए बाइंड कर जाता है तो इट विल बिकम एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट से केवल एसिटाइल बनता है, कोएंजाइम ए यहाँ आकर बाद में ऐड होता है, ठीक है। साथ साथ ये जो है 3 कार्बन का है, लेकिन आप देख सकते हैं ये केवल 2 ही कार्बन का है, मतलब 1 कार्बन यहाँ बची है और वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ CO2, वो CO2 के फॉर्म में निकलती है। और जब CO2 बाहर निकलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, तो मतलब यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। साथ साथ जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल में तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है यानी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हुआ है, तो उसको गेन करने के लिए यहाँ आता है NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव आता है और ये गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से रिलीज हुए हैं और हाइड्रोजन को, तो ये बना देता है NADH प्लस H पॉजिटिव, इस तरीके से। तो हमें यहाँ NADH भी मिल जाता है। तो 1 पायरुवेट से 1 CO2 मिली है और 1 NADH मिला है, तो 2 पायरुवेट से 2 CO2 2 NADH, यानी 1 ग्लूकोज से ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन हमें 2 CO2 मिलती हैं और 2 NADH मिलते हैं। लेकिन अगर 1 पायरुवेट की बात करें तो 1 पायरुवेट से केवल 1 CO2 और 1 NADH हमें मिलता है ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि प्रोडक्ट में ये जो कोएंजाइम ए है ये कैसे बाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अबाउट द कोएंजाइम ए और ये है एसिटाइल। तो आपको एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो तो याद नहीं करनी है, लेकिन आपको बातें पता होनी चाहिए कि कोएंजाइम ए में क्या होता है। तो देखिए ये तो है एसिटाइल, ये तो है एसिटाइल ग्रुप जिसमें कि 2 कार्बन होते हैं और एक होता है कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O वाला है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप जब ऐड हो जाता है एक CH3 के साथ में तो दैट विल बिकम एसिटाइल। तो फिलहाल ये एसिटाइल है और उसके पास एक साइड फ्री है, ये बाइंड कर सकता है किसी एक से। तो यहाँ किससे बाइंड करता है, कोएंजाइम ए से। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये कोएंजाइम ए की है, ठीक है। इसमें होता क्या है कोएंजाइम ए में, सबसे पहले यहाँ होता है 3' फॉस्फो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब ये तो है एडेनिन यहाँ पर और ये है शुगर का मॉलिक्यूल, और कैसी शुगर है, राइबोज शुगर है, जिसके 3rd कार्बन पर लगा है एक फॉस्फेट ग्रुप और एक जो 5th कार्बन है उस पर लगा है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो एडिनोसिन है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी
ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वाला ये स्ट्रक्चर है। तो कोएंजाइम ए में एक तो होता है ADP, उसके बाद फिर यहाँ एक फॉस्फेट और बाकी ये वाला पार्ट जो है ये होता है पेंटोथेनिक एसिड, ये लगा होता है इससे पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है इसे बोलते हैं बीटा मरकैप्टोइथाइल एमीन, बीटा मरकैप्टोइथाइल एमीन, जिसके एंड पर लगा होता है SH। और ये SH क्या है, रिएक्टिव ग्रुप है, यानी ये रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर ये SH ग्रुप ही अटैक करता है कार्बन पर रिएक्शन करने के लिए, यानी अपना बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, ये है एसिटाइल जो कि पायरुवेट से बना है। पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है, इसमें से एक CO2 बाहर निकल जाती है। अब ये जो बना है एसिटाइल कोएंजाइम, इसके पास एक साइट है जिससे वो बाइंड कर सकता है किसी और से। किससे बाइंड करता है, कोएंजाइम ए से। कोएंजाइम ए क्या है, ये एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम आपको पता है क्या होता है, एंजाइम से जो बाइंड करके उसको एक्टिव कर देता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक तो होता है ADP, एक होता है पेंटोथेनिक एसिड और एक होता है बीटा मरकैप्टोइथाइल एमीन। ठीक है, तो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है कोएंजाइम ए। और ये जो बीटा मरकैप्टोइथाइल एमीन है, इसके एंड पर होता है एक SH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं थायोल ग्रुप, और ये काफी रिएक्टिव होता है, मतलब ये बॉन्ड बना सकता है, रिएक्ट कर सकता है दूसरे के साथ में। क्या बोलते हैं इसको, थायोल ग्रुप, और ये रिएक्टिव होता है। तो जैसे ये SH होता है, यहाँ पर ये अटैक करता है कार्बन पर अपना बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कैसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें, फिर ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है। देखो ये कोएंजाइम ए है यहाँ तक, और ये है एसिटाइल ग्रुप। इसमें क्या हुआ कि यहाँ S के पास जो H था उसने H को रिमूव करके अटैक कर दिया कार्बन पर और यहाँ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ तक है एसिटाइल ग्रुप। इसके बाद देखो ये है बीटा मरकैप्टोइथाइल एमीन, ये है पेंटोथेनिक एसिड जो कि एक विटामिन होता है, और यहाँ पर ये है ADP। तो अब बन गया है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये प्रोडक्ट है जो कि लिंक रिएक्शन में हमें मिलता है। तो आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं याद करनी है, जैसे पेपर का लेवल जो है थोड़ा एडवांस हो रहा है, चीज़ें काफ़ी डिटेल में आ रही हैं, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, ओके। अभी हमने देख लिया है अबाउट द प्रोडक्ट, ये लास्ट स्ट्रक्चर है अबाउट द प्रोडक्ट, ये है एसिटाइल ग्रुप और ये है कोएंजाइम ए। So that will be acetyl coenzyme A, that is the product of link reaction. लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अभी हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है और रिएक्शन क्या है, ये तो हमने देख ही लिए। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये है हमारे पास पायरुवेट जो कि बना होता है 3 कार्बन का। जब ये पायरुवेट करता है पहले डी कार्बोक्सिलेशन, याद रखना पहले होती है डी कार्बोक्सिलेशन, तो CO2 रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। ओके, तो मुझे तो यहाँ तुम्हें डिटेल में पढ़ाना था कि पायरुवेट से कैसे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलिए देखते हैं, तो ये डिटेल वर्जन है। सबसे पहले है हमारे पास पायरुवेट। पायरुवेट के पास 3 कार्बन है। स्ट्रक्चर क्या होती है आप याद कर लेना, स्ट्रक्चर को ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, ऊपर लगा है COOH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट। अब यहाँ पर सबसे पहले पायरुवेट में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कैसे होता है डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। और ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये वाला पार्ट जो है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है और हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें कि एक CO2 बाहर निकल जाती है। अब ये अभी तक पायरुवेट था, जैसे ही एक कार्बन बाहर निकली तो इट विल बिकम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 है और यहाँ आ जाता है H, तो ये है एसिटल्डिहाइड। तो ये बना है। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, ये जो एसिटल्डिहाइड है, अब ये फर्दर करता है ऑक्सीडेशन, इसमें होता है ऑक्सीडेशन एंड ये बन जाता है एसिटाइल, ये बन जाता है एसिटाइल। तो कैसे बना है, सेकेंड स्टेप दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जैसे ऑक्सीडेशन होता है हमें पता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई चाहिएगा, तो यहाँ आता है Na पॉजिटिव
जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बन जाता है NaDH प्लस H पॉजिटिव, ये बना है NaDH। ठीक है, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का रिमूवल हुआ, बना है एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद हुआ है ऑक्सीडेशन और बना है NaDH। अब ये जो एसिटाइल है ये बाइंड कर लेता है कोएंजाइम A के साथ में एंड इट विल बिकम एसिटाइल कोएंजाइम A। तो जिस रिएक्शन को हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि पायरुवेट से बना है एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का है, तो इसका डिटेल वर्जन ये है कि पहले पायरुवेट करता है डिकार्बोक्सिलेशन, बनाता है एसिटाल्डिहाइड, फिर होता है ऑक्सीडेशन, बनाता है एसिटाइल, फिर एडिशन होता है कोए का, बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में कि यहाँ एक CO2 निकला है, हमने एक CO मतलब कोएंजाइम A दिया है, और जो NAD है ये कन्वर्ट हुआ है NADH में। तो ऐसे देखते हैं, ये है डिटेल वर्जन। ओके, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ रिएक्शन के बारे में देख लिया है, अब देखेंगे अबाउट द एंजाइम, मतलब जो इस रिएक्शन को कर रहा है वो एंजाइम कैसा है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिंक रिएक्शन का कि आपको एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो एंजाइम का नाम क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDH कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम का नाम जो लिंक रिएक्शन करवाता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी PDH कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हालांकि ये जो लिंक रिएक्शन है ये होती कहाँ है, मैट्रिक्स में होती है, लेकिन ये जो एंजाइम है ये एसोसिएट होता है विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बताया था मैंने कि अगर हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है तो मतलब ये 2 या 3 एंजाइम से मिलकर बनता है। तो PDH कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर 3 एंजाइम से मिलकर बनता है, E1, E2 एंड E3। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। तो ये जो PDH है ये 3 एंजाइम से मिलकर बना होता है, E1, E2 एंड E3। साथ साथ बेटा इसको 5 को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, 5 को एंजाइम की काम करने के लिए, लिपोएट, TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट, NAD, FAD, को एंजाइम A। ठीक है, मतलब PDH के पास 3 एंजाइम होते हैं, 5 को एंजाइम होते हैं, तब जाकर ये काम करता है। और करता क्या क्या है, ये डिकार्बोक्सिलेशन भी करता है, मतलब CO2 को भी रिमूव करवाता है, एज वेल एज ये ऑक्सीडेशन भी करवाता है। दोनों रिएक्शन ये साथ में ही करवा देता है। ओके, सबस्ट्रेट क्या होता है इसका, पायरुवेट। प्रोडक्ट क्या बनाता है ये, एसिटाइल कोएंजाइम A। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, NADH एंड CO2। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम। बात करते हैं कि ये जो एंजाइम हमने देखे हैं PDH के अंदर जो एंजाइम है उनका क्या काम है। ओवरऑल रिएक्शन जो है कुछ ऐसी होती है। ये है हमारे पास पायरुवेट, तो पायरुवेट में हम देते हैं को एंजाइम A। पायरुवेट में हम एंट्री करवाते हैं को एंजाइम A की। ये SH आप समझ रहे हैं क्या है, ये SH है थायोल ग्रुप, जो कि बिल्कुल लास्ट में बीटा मरकेप्टोइथाइल अमीन से जुड़ा होता है और जो हेल्प करता है यहाँ जुड़ने में भी। ठीक है, और क्या दिया हमने, NAD पॉजिटिव दिया और जिससे कन्वर्ट हो गया NADH में, H पॉजिटिव में। ठीक है, साथ में यहाँ एंजाइम कौन सा चाहिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि E1, E2 और E3 से बना होता है। साथ साथ ये इसके को एंजाइम है, TPP है, FAD है, लिपोअमाइड है और NAD पॉजिटिव है और को एंजाइम है। ये सारे ऊपर जो लिखे हैं ये सब क्या है, ये सब इसके को एंजाइम हैं, ये सब इसके को एंजाइम हैं और यहाँ ये सब एंजाइम है। क्या बना देते हैं लास्ट में, एसिटाइल को एंजाइम A और एक CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हमने एंजाइम के बारे में बताया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एंजाइम जो है इनके नाम क्या हैं, इनके काम क्या हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बोला है कि जो E1 है, देखो E1 का नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम है E1 का। E2 का नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज इज द नेम ऑफ E2। E3 का नाम होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, 1 का नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। 2 का नाम है, मतलब E2 का नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और इसका नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, इनके जो को एंजाइम है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 5 को एंजाइम है, वो 5 अलग अलग होते हैं, E1 के अलग है, E2 के अलग है, E3 के अलग है। ठीक है, तो E1 का जो को एंजाइम है दैट इज TPP, ये क्या है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। E2 का जो को एंजाइम है वो है लिपोएमाइड और को एंजाइम A। और E3 का जो को एंजाइम है वो FAD है और NAD पॉजिटिव है। ठीक है,
तो 5 जो कोएंजाइम हमने पढ़े हैं, इसमें एक है E1 का, बाकी दो हैं E2 के और E3 के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने कोएंजाइम अभी पढ़े हैं उनका सोर्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद करनी है। एंजाइम का नाम E1, एंजाइम का नाम E2, एंजाइम का नाम E3, नाम याद हो गए आपको। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। E1 का नाम था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, E2 का नाम था डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और E3 का नाम था डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो E1 का जो कोफैक्टर है या फिर जो कोएंजाइम है वो क्या है, TPP है, जिसका फुल फॉर्म होता है थियामिन पायरोफोस्फेट। टाइप कैसा है, ये प्रोस्थेटिक की तरह एक्ट करता है। आपको याद है जब हमने एंजाइम पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, कोएंजाइम क्या होते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है और चीजें याद भी की है। तो ये जो TPP होता है ये E1 से कैसे जुड़ता है, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह जुड़ता है। E2 का जो कोफैक्टर है वो लिपोएट भी है, जिसको लिपोएमाइड भी बोलते हैं, और कोएंजाइम A भी है। इसमें जो लिपोएट है वो एक्ट करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, जबकि कोएंजाइम A क्या होता है, एज अ को सबस्ट्रेट होता है। मतलब ये लास्ट में आकर बाइंड करवाता है, ये इसको बाइंड करवाता है। ठीक है, साथ में जो E3 है उसके भी दो कोफैक्टर थे, NAD पॉजिटिव और FAD। टाइप क्या होता है, ये NAD पॉजिटिव तो एक्ट करता है एज अ प्रोस्थेटिक और FAD एक्ट करता है एज अ को सबस्ट्रेट। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन सोर्स, मतलब ये जो कोफैक्टर लगे हैं इसमें ये विटामिन से आते हैं। तो TPP जो है ये है B1, थियामिन जो है B1 से आता है, मतलब जो विटामिन B1 है वो बनाती है TPP को। ठीक है, इसके बाद E2 में जो लिपोएट है वो तो कोई विटामिन से नहीं आता है, लेकिन कोएंजाइम A जो है ये आता है विटामिन पेंटोथेनिक एसिड, जिसको B5 विटामिन भी बोलते हैं। इसके बाद जो NAD पॉजिटिव है ये आता है नियासिन से, जिसको B3 बोलते हैं, और FAD जो है ये आता है राइबोफ्लेविन B2 से। तो विटामिन पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए TPP कहाँ से आया है, B1 से आया है, कोएंजाइम A आया है B5 से, NAD पॉजिटिव आया है B3 से, और FAD आया है B2 से। करवाते क्या है, तो ये जो फर्स्ट एंजाइम है E1 जिसका कोफैक्टर TPP है, ये करवाता है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ द CO2। ओके, E2 जो है जिसका कोफैक्टर लिपोएट है और कोएंजाइम A है, ये करवाता है एसिटाइल ट्रांसफर टू एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जैसे ही एसिटाइल बन जाता है उस पर फिर कोएंजाइम को ऐड करना और ऑक्सीडेशन करवाने का काम करता है E2। E3 क्या करता है, E3 करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब E3 के जो कोफैक्टर है NAD पॉजिटिव है, FAD है, ये एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, मतलब खुद भी रिड्यूस होते हैं और फिर आगे जाकर दूसरों को भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों प्रोसेस हमने देख ली है। और एंजाइम E1, E2, E3, E1 करवाता है डिकार्बोक्सिलेशन, E2 करवाता है एसिटाइल ट्रांसफर एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और E3 करवाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो देखो यहाँ पर इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे पास E1, ये है E2 और ये है E3। E1 का जो कोएंजाइम था, कोफैक्टर था, वो क्या था, TPP। तो सबसे पहले पायरुवेट जो होता है वो बाइंड करता है TPP, मतलब पायरुवेट जो है E1 का जो TPP है उससे बाइंड करता है, क्योंकि TPP ही क्या करवाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुवेट का पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो पायरुवेट जो है एंजाइम 1 से बाइंड करता है, एंजाइम 1 का भी जो TPP वाला पार्ट है उससे बाइंड करता है, और फिर ये रिलीज कर देता है एक CO2 को, ये फिर रिलीज करता है एक CO2 को। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि E1 करवाता है डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे, पायरुवेट आया, E1 का जो TPP है उससे बाइंड किया और CO2 को रिलीज कर दिया है। अब जैसे ही पायरुवेट से TPP बाइंड होता है तो अब ये एज इट इज तो नहीं रहेगा, अब ये TPP कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में। ठीक है, तो फर्स्ट में हुआ क्या है कि E1 एंजाइम ने पायरुवेट का करवा दिया है डीकार्बोक्सिलेशन और ये कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में। इसके बाद जब ये हाइड्रोक्सिल इथाइल TPP फिर से कन्वर्ट होता है अपने TPP की फॉर्म में, और यहाँ पर ये जो लिपोएमाइड था, E2 का जो लिपोएमाइड था जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है और बनाता है एसिटाइल लिपोएमाइड। ठीक है, तो E2 में क्या हुआ है, E2 में हुआ ये है कि जब हाइड्रोक्सी इथाइल TPP कन्वर्ट होता है फिर से TPP में, तो वो दो काम करता है। एक तो वो लिपोएमाइड को
जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में था उसको रिड्यूस कर देता है, लिपोएमाइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब ये लिपोएमाइड क्या करता है, ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये लिपोएमाइड बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और बाइंड कर जाता है लिपोएमाइड से, ठीक है। तो ये जो लिपोएमाइड है जैसे बना एसिटाइल तो ये बाइंड कर जाते हैं। अब लिपोएमाइड यानी कि E2 है, ये और क्या काम करता है, CO2 मतलब कोएंजाइम ए को जोड़ने का भी काम करता है। तो जैसे ही एसिटाइल बना है उस पर ऐड कर दिया कोएंजाइम ए, तो ये बन गया है यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो देखिए अभी फिर से बता देती हूँ, जैसे ही हाइड्रोक्सिल इथाइल TPP फिर से TPP में कन्वर्ट होता है तो ये लिपोएमाइड को जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में था उसको रिड्यूस कर देता है। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ कैसे, अभी आगे पता लगेगा, लेकिन ये है कैसे, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। तो जैसे ये कन्वर्ट होता है TPP में तो लिपोएमाइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होकर ये क्या करता है, बनाता है एसिटाइल को, और फिर जैसे एसिटाइल बन जाता है फिर यहाँ इस पर कोएंजाइम ए ट्रांसफर करके इसको बना दे जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और अब ये बचा है खाली लिपोमाइड जो कि रिड्यूस फॉर्म में है, यहाँ ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, रिड्यूस हुआ, एसिटाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया और अब ये बचा है लिपोएमाइड रिड्यूस फॉर्म में। अब जैसे ही ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है, ऐसे बनता है ऑक्सीडाइज, तो जब रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो जैसे ही लिपोएमाइड रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किए हैं वो दे देता है FAD को, जो कि E3 का पार्ट है, ठीक है। जो E3 हमारा एंजाइम था दैट इज डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, उसका जो एक फैक्टर था FAD, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और देगा किसको, NAD पॉजिटिव को, और फिर से ही कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। अब जैसे ही NAD पॉजिटिव ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू NADH पॉजिटिव। तो यहाँ ऐसे बनता है NADH पॉजिटिव। और जब ये NADH और H पॉजिटिव ETC में जाते हैं, किस में जाते हैं, ETC में, देन वो अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से रिमूव कर देते हैं और फॉर्म करते हैं 2.5 ATP, ठीक है। इस तरीके से वो रिमूव करते हैं, बनाते हैं 2.5 ATP। चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले E1 है हमारे पास एंजाइम, E2 है और E3 है। E1 में होता है TPP जो करवाता है डिकार्बोक्सिलेशन। किसका होना है डिकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट का। तो पायरुवेट क्या करता है, E1 का जो TPP वाला पार्ट है उससे बाइंड हो जाता है और ये TPP फिर इसको CO2 को बाहर निकाल देता है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन करवा देता है। लेकिन उस दौरान ये जो TPP है ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सीथाइल TPP में। ये TPP किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सीथाइल TPP में। फिर जब वो फिर से यहाँ कन्वर्ट हो रहा होता है उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो लिपोएमाइड है ऑक्सीडाइज फॉर्म में है इसको रिड्यूस कर देता है। और यहाँ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इससे बाइंड कर जाता है लिपोएमाइड और बाइंड करके फिर वो ट्रांसफर कर देता है उसको कोएंजाइम ए के पास। तो ये है एसिटाइल, ये है कोएंजाइम ए, दोनों मिलकर बना देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब जैसे ही यहाँ से ये गया एसिटाइल तो अब ये केवल रह गया है लिपोएमाइड और रिड्यूस फॉर्म में तो ये था ही क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए थे। तो ये लिपोएमाइड जो है रिड्यूस फॉर्म में हो गया। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से डोनेट करता है तो ये फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं वो कौन लेता है, FAD। FAD इज द पार्ट ऑफ E3 एंजाइम। FAD जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेता है वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। फिर FADH2 फिर से कन्वर्ट होता है FAD में, कैसे, जो इलेक्ट्रॉन उसने लिए थे उनको डोनेट करके, और जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं वो फिर गेन किए NAD पॉजिटिव ने। जैसे ही NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इट विल बिकम NADH, ठीक है। तो ऐसे बनता है NADH और ऐसे बनता है CO2 और ऐसे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जब ये NADH जाता है ETS में तो एक NADH से 2.5 ATP बनती है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द लिंक रिएक्शन। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन अभी भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि ATP कितनी फॉर्म हुई है लिंक रिएक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ATP SLP से तो कोई भी फॉर्म नहीं हुई है। SLP से तो कोई भी ATP फॉर्म नहीं हुई है, सबस्ट्रेट लेवल पर कोई ATP फॉर्म नहीं हुई है। तो कैसी ATP फॉर्म हुई है, ऐसी ATP फॉर्म हुई है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होगी। मतलब जब जिसमें जो NADH बना है जब वो मूव करेगा ETS में उस दौरान जो ATP बनती है उसे बोलते हैं OP वाली ATP। तो ये कितनी बनेगी, देखो एक पायरुवेट से
हमें मिला है एक NADH और एक NADH से बनती है 2.5 ATP। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से हमें मिलते हैं दो पायरुवेट। सो दो पायरुवेट से मिलेंगे दो NADH और दो NADH भी बनाएंगे 2.5 ATP। तो कितना हो गया? 5 ATP हो गई हैं। यानी लिंक रिएक्शन में ATP बनती है लेकिन SLP से नहीं, OP से बनती है। और कितनी बनती है? 5 ATP। तो क्वेश्चन वेरी कर सकता है, आपको देखना है क्वेश्चन कैसे दिया है। अगर पूछा है कि एक ग्लूकोज से ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन कितनी ATP बनती है तो 5 ATP। और अगर क्वेश्चन आए ऐसा है कि ग्लूकोज से कितनी ATP बनती है ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन, तो हमारा आंसर होगा 5 ATP। और अगर क्वेश्चन आता है कि एक पायरुवेट से लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP बनते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2.5 ATP। ऐसे भी आ सकता है कि जो ATP बनी है वो SLP से बनी है या OP से, तो हमारा आंसर होगा OP से। SLP से नहीं बनती है, OP से बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि 5 ATP बनते हैं ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। ओके, आगे देखते हैं। ये है रेगुलेशन ऑफ PDH। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस के जो मेन हमारे एंजाइम थे, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज, उनका रेगुलेशन हमने पढ़ा था कि वो कैसे रेगुलेट होते हैं। ऐसे ही जो PDH है उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सेल में रिक्वायरमेंट है बहुत सारे लिंक रिएक्शन करने की तो वो उसको रेगुलेट करके फास्ट कर देते हैं। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको बंद भी किया जा सकता है। ओके, तो कैसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? एक होता है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की हेल्प से, एक होता है नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की हेल्प से। मतलब PDH को हम कोवेलेंटली कुछ बाइंड करेंगे उससे तो वो मॉडिफाइड हो जाएगा, और नॉन कोवेलेंट में कुछ भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी और हम उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो देखिए, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है? फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड रिमूवल ऑफ फॉस्फेट की हेल्प से हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। और ये केवल E1 के लिए होता है। हमने 3 एंजाइम पढ़े हैं, E1, E2, E3। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में केवल E1 का ही रोल है, मतलब E1 को ही हम कोवेलेंटली मॉडिफाइड कर सकते हैं, जबकि E2 को और E3 को हम नॉन कोवेलेंटली मॉडिफाइड करते हैं। तो क्या होता है कि E1 पर अगर हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया है तो वो हो जाता है इनएक्टिव, और अगर हमने फॉस्फेट नहीं लगाया है E1 पर, यानी फॉस्फेट को हटा दिया है, तो वो हो जाता है एक्टिव। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि फॉस्फेट के एडिशन से चीज़ें एक्टिव होती हैं, लेकिन अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, डीफॉस्फोराइलेशन। E1 पर अगर फॉस्फोराइलेशन हुआ है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, अगर डीफॉस्फोराइलेशन हुआ है तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर बात करें E2 और E3 की, तो उनमें नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, यानी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है। उनका जो एंजाइम है वो एलोस्टेरिक एंजाइम है, और उसकी जो साइट है एलोस्टेरिक साइट, उस पर क्या बाइंड कर रहा है, इस हिसाब से वो रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पर E2 का हो सकता है और E3 का हो सकता है। तो E2 के लिए जो पॉजिटिव रेगुलेटर है वो है कोएंजाइम A, यानी सेल में अगर कोएंजाइम A ज़्यादा है तो वो E2 को पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, मतलब रिएक्शन करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। जबकि अगर वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है, मतलब अगर ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो लिंक रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये एक्ट करता है एज अ नेगेटिव रेगुलेशन फॉर द E2। ओके, E3 की अगर बात करते हैं तो अगर NAD पॉजिटिव है सेल में, अगर NAD पॉजिटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये पॉजिटिव रेगुलेट करेगा E3 को, यानी इसको स्टिमुलेट करेगा कि वो रिएक्शन करे। और अगर वहाँ NADH ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया में NADH ज़्यादा है, तो ये इंडिकेशन होता है कि ऑलरेडी वहाँ NADH बहुत ज़्यादा है, अभी लिंक रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये NADH जाकर इनहिबिट कर देते हैं E3 को। ठीक है, सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ PDH। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये है जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। प्योरली किस पर आया है? लिंक रिएक्शन पर आया है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देखिए, दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A गोइंग फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस टू द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद सोल्व करें इसको एक बार, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सब वहीं से आया है। ठीक है,
चलिए मैं भी सोल्व करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज रिवर्सिबल, मतलब कि पायरुवेट का कन्वर्ज होना एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल भी नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ए हमारा गलत है। तो ए अगर गलत है, पूछा क्या है हमसे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। ओके, बी में लिखा है पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय अ ट्रांसपोर्टर। एग्जैक्टली क्या नाम था, पायरुवेट ट्रांसलोकेज, जो कि एक सिम्पोर्टर होता है, साथ में H पॉजिटिव आयन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट हमारा सही है कि पायरुवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्टर। तो ये सही है, बी सही है, तो बी इसमें नहीं दिया है, तो ये थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। सी में क्या लिखा है, पायरुवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, तो ये गलत है। पायरुवेट क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेट होता है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ना कि कार्बोक्सिलेट, तो सी हो जाएगा गलत। तो मतलब सेकंड भी गलत है। अब हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज बी डी ई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो बी सही है अब तक। अच्छा, डी में देख लेते हैं, एसिटाइल लिपोएमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो हमारे पास एसिटाइल लिपोएमाइड है, यानी कि E2 का जो कंपोनेंट है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है कोएंजाइम ए के साथ में और बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। बिल्कुल सही है, ऐसा हमने देखा है अभी। E2 क्या करता है, जो कोएंजाइम ए है उसको बाइंड करवा देता है एसिटाइल से, जिससे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो डी भी बिल्कुल सही है। ई में लिखा है द फ्लेवोप्रोटीन है डाइहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है एंड कंटेनिंग द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपसे एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर जो डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज होता है, तो उसमें जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियाइड यानी FAD जो है वो इन्वॉल्व होता है पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम में। हालांकि तीनों ही जो एंजाइम है E1, E2, E3 वो तीनों ही रोल प्ले करते हैं पायरुवेट को कन्वर्ट करने में एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए BDE इज द राइट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो हमने खत्म कर ली है। लिंक रिएक्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अभी भी अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।